Hello everyone, very good afternoon. How are you all? कैसे हैं आप सभी? I hope you will be absolutely fine. प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अभी हाल ही में टॉपिक शुरू है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, और उसमें मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट करा दिया है। और उसी कड़ी में मैं आज शुरू करने वाला हूँ इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो मेरे साथ मेरी चैनल सुपर एक्सलेंट इंग्लिश क्लासेस पर बने रही है, और आज मैं आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं ये सिखलाऊंगा। तो मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए और थोड़ा मेरी बातों को ध्यान से सुनिए समझिए। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हम आज हमारा टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंस। प्यारे साथियों, इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में आदेश सूचक वाक्य कहते हैं, क्योंकि इस वाले सेंटेंस के अंदर सबसे बड़ी खासियत बात क्या होती है, इसमें कार्य करने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा रहता है। इसमें सब्जेक्ट डूअर सब्जेक्ट शुरू में नहीं आता है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा या तो शुरू होगा ये मेन वर्ब से, या शुरू होगा ये डोंट से, या फिर प्लीज से, काइंडली से, ऑलवेज से, नेवर से, लेट से तथा लेटस से से। तो प्यारे साथियों, इम्पेरेटिव सेंटेंस के शुरू में ही स्टार्टिंग में ही आपको ये कंडीशन नजर आएगी, या तो मेन वर्ब होगी शुरू में, या फिर डोंट होगा, डू नॉट या डोंट, या फिर प्लीज या काइंडली मिलेगा, या फिर ऑलवेज या नेवर होगा, या फिर लेट या लेटस होगा। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही, सेंटेंस के शुरू में ही ये कंडीशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जब सेंटेंस के शुरू में ये वाले वर्ड होंगे, आप समझ जाना ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आता है। ये फुल स्टॉप जो पॉइंट सा होता है हिंदी से, ये फुल स्टॉप आता है और शुरू होता है मेन वर्ब से, या फिर डोंट से, प्लीज से, काइंडली से, ऑलवेज से, नेवर से, लेट से, या फिर लेटस से। इनमें से एक ही चीज आ रही है स्टार्टिंग में, ये नहीं कि सारी आ जाएगी एक साथ, नहीं। इनमें से कोई सी भी चीज आ सकती है। इनसे आपको आइडिया मिल जाएगा, इनसे आप पहचान पाओगे कि हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ये कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान है जो मैंने आपको पहले बता दी है। अब बात करते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होने पर सेड या सेड टू को काहे में चेंज करेंगे। अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं और सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव है, उस कंडीशन में हम सेड या सेड टू को काहे में चेंज करेंगे। मेन थिंग इज दैट कि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किन चीजों को ध्यान में रखना है, सेड या सेड टू को काहे में चेंज करना है। जैसे कि असर्टिव सेंटेंस में आपने सेड को सेड में, सेड को टोल्ड में, कंजक्शन दैट। ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने सेड या सेड टू को आस्क्ड में कंजक्शन इफ लगाया था। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं है, इसके सब रूल्स अलग हैं। सेड या सेड टू को कहीं तो हम चेंज करेंगे सेंस के अनुसार ऑर्डर में, कहीं हम चेंज करेंगे एडवाइस में, और कहीं हम चेंज करेंगे रिक्वेस्ट में, तथा कंजक्शन टू का इसमें यूज किया जाएगा। इसमें कंजक्शन दैट या इफ नहीं आएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन हमेशा टू आता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, और बहुत ये टॉपिक आसान होने वाला आपके लिए, घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेरे साथ मेरे चैनल पर सुपर एक्सीलेंट इंग्लिश क्लासेस पर बने रहिए, और ऐसे ही ग्रामर के छोटे छोटे टिप्स आप सीखते जाइए, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। तो ये पहचान थी, आपने नोट कर ली होगी, इसको मैं रख करना जा रहा हूं। जी, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं।
पहले थोड़ा सा नोट करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते समय, सॉरी, इंपेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सैड या सैड टू को अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार या तो चेंज करेंगे ऑर्डर में या रिक्वेस्टेड में या फिर एडवाइस में, या फिर एडवाइस में। फॉरवर्ड का यूज किसमें होता है? फॉरवर्ड, एक्सक्यूज मी। तो मैं आपको बता रहा था सैड या सैड टू ऑर्डर में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइस में या फिर फॉरवर्ड में। ऑर्डर का मतलब आदेश दिया। जब हम सामने वाले व्यक्ति को किसी काम करने के लिए या ना करने के लिए आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं। रिक्वेस्टेड, प्रार्थना की। एडवाइस, सलाह, सलाह दी। फॉरवर्ड, मना कर दिया। किसी काम को करने या ना करने के लिए मना कर दिया। तथा कंजक्शन टू का यूज करेंगे, तथा कंजक्शन टू का यूज होगा। ये वाला टू, टी और टू, जिसे पोजीशन बोलते हैं। एक टू ये वाला भी होता है बच्चों, ये हमारी एडवर्ब है, इसका यूज नहीं करना है, हमें इसका यूज करना है। ये टू जो है ये कंजक्शन में काम करेगी। जी फिर समझिए, सैड या सैड टू को अर्थ के अनुसार या तो हम चेंज करेंगे ऑर्डर में या रिक्वेस्टेड में या फिर एडवाइस में या फिर फॉरवर्ड में। मेनली तो हमारी यही भी है। कहीं कहीं कमांडेड भी आ जाता है, कहीं कहीं अर्ग भी आ जाता है, और कहीं कहीं हम सैड या सैड टू को आस्क या फिर टोल्ड में चेंज कर देते हैं। लेकिन मेनली हमारी जो मेन है ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस और फॉरवर्ड तथा कंजक्शन टू। सीधी सी बात है, ठीक। पहचान मैंने आपको बता दी है, फिर एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, उसमें भी आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। घबराने वाली बात नहीं है। इसको अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। सैड या सैड टू को अर्थ के अनुसार, जैसे सेंटेंस का भाव होगा उसके अनुसार या तो आएगा ऑर्डर, जहां ऑर्डर दिया जाएगा वहां ऑर्डर आएगा, जहां रिक्वेस्टेड किया जाएगा वहां रिक्वेस्टेड आएगा, और जहां पर सामने वाले व्यक्ति को सलाह दे रहे हैं तो वहां एडवाइस आएगा, जहां पर हम किसी काम को करने के लिए मना कर रहे हैं वहां फॉरवर्ड का यूज करेंगे तथा कंजक्शन। इसमें कंजक्शन दैट नहीं आएगा इस कंडीशन में। कंजक्शन दैट की कंडीशन कुछ और है जब हम लेटेस्ट वाले बनाएंगे, लेकिन यहां पर इनके बाद में टू का ही यूज होगा, दैट का यूज नहीं होगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। कुछ बच्चों को ये टॉपिक बहुत ही टफ लगता है। इसका एक ही रीजन है, बच्चों को इंटरेस्ट इस टॉपिक में कम आता है, लगता है कुछ ऐसे मुझे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामर के सारे टॉपिक अच्छे हैं, आसान हैं, और जब तक आप इन टॉपिक में अपने इंटरेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे। चलो एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं। द टीचर said to the student, अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा,
वर्क हार्ड, मेहनत करो। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, वर्क हार्ड, मेहनत करो। अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा मेहनत करो। तो यहाँ पे टीचर ने स्टूडेंट को मेहनत करने के लिए सलाह दी है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम सेड या सेड टू को चेंज करेंगे एडवाइस में। द टीचर एडवाइस द स्टूडेंट, कंजक्शन टू, और कंजक्शन टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। कोई सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, कोई थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। इंपेरेटिव सेंटेंस में सबसे अच्छी बात ये होती है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब को चेंज नहीं किया जाता, और ना ही इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, ना ही इसमें मोडल वर्ब होती है, और ना ही इसमें कार्य करने वाला डूअर होता है। ये चीजें इसमें नहीं होती है। इंपेरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान ये होती है, ना तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करने का डर, ना ही इसमें आपको मोडल वर्ब चेंज करने का डर, ना ही इसमें आपको सब्जेक्ट को चेंज करना, ना ही इसमें आपको ज्यादा प्रोनाउन चेंज करने, और ना ही इसके अंदर शुरू में कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो ये टॉपिक बहुत आपके लिए आसान है। बस आपको इस वाले सेंटेंस का, इस वाले पार्ट का सेंस लगाना है, इसका मीनिंग बताना है कि इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल रहा है, ये इस सेंटेंस का मतलब क्या है। अगर आप इस वाले सेंटेंस का मतलब समझ जाओगे तो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से एडवाइस, ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट का यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर सेंटेंस के अंदर प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, या फिर लेट के बाद में मी आ जाए, तो आप समझ जाना यहां पे रिक्वेस्ट की जा रही है। यहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है। यहां पर प्लीज, काइंडली, लेट मी आने के बाद में सेड या सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में ही चेंज करते हैं। इस तरह से कंजक्शन टू लगाते हैं। ये लीजिए, प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, या लेट के बाद में मी आ जाए, तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, सेड या सेड टू को चेंज करते हैं रिक्वेस्टेड में, और इनको हटा देते हैं। जो ये प्लीज आ रहा है इसे भी हटाएंगे, इसे भी हटाएंगे। इनको हटाने के बाद में सेड या सेड टू को चेंज करते हैं रिक्वेस्टेड में। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे समझिए। जी, she said to me, comma inverted commas, please help me, कृपया करके मेरी सहायता कीजिए। भैया प्लीज आ गया शुरू में, समझ आता कि रिक्वेस्ट की जा रही है। इस कंडीशन में सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड, चलो बना लेते हैं। सी रिक्वेस्टेड मी, कंजक्शन टू, टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प। मी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में चेंज होगा। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, और सी का ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों हर होगा। जब इस मी को आप चेंज करोगे सी में, तो सी का ऑब्जेक्ट हर आएगा। तो हेल्प हर, ये लीजिए, ऐसे चेंज करना है। देखो बस एक चीज ध्यान रखनी है आपको, कंजक्शन टू के बाद में सबसे पहले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। ये ध्यान रखना इस फॉर्मूले को। आप इसे नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। अब एक तो एग्जाम्पल हो ले लीजिए, तो किस टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं है, आसान टॉपिक है वो। जी, हरी said to his
सिस्टर, हरी ने अपनी बहन से कहा, डोंट गो आउट लेट एट नाइट। देखो बड़ी अच्छी बात है, यहां पर हरी ने अपनी बहन को, छोटी बहन को मना कर दिया है कि रात में देर रात घर से बाहर नहीं जाना है, घर के अंदर ही रहना है। तो यहां पर प्यारे बच्चों, हरी ने अपनी बहन को सीधे सीधे मना कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड की सेकंड फॉर्म होती है फॉरवर्ड। हरी फॉरवर्ड हिज सिस्टर, ये डोंट हट जाएगा, सिर्फ टू आएगा। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड के साथ नोट का यूज नहीं होता है, फॉरवर्ड में ही नोट का भाव होता है। इस फॉरवर्ड में ही नोट का भाव होता है, फॉरवर्ड के साथ नोट का यूज नहीं होगा, फॉरवर्ड के साथ सिर्फ और सिर्फ टू आएगा। हरी फॉरवर्ड हिज सिस्टर टू गो आउट लेट एट नाइट। अगर सेंटेंस के शुरू में डोंट आ रहा है तो हम क्या काम करते हैं प्यारे बच्चों, कंडीशन टू से पहले नोट लगा देते हैं ऐसे। लेकिन ये कंडीशन कब आएगी? जब आप यूज कर रहे हैं एडवाइस का, ऑर्डर्ड का, रिक्वेस्टेड का। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं फॉरवर्ड का, तो आपको इसके बाद में नोट नहीं लगाना है। अगर आप ऐसे करोगे तो सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, इसलिए आपको नोट का यूज नहीं करना है फॉरवर्ड के साथ। ये सारी बातें आपको पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखनी है, आप कर सकते हो। इसे रब कर दूं, ओके। चलिए और समझते हैं। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, द मास्टर सेड टू सर्वेंट, ब्रिंग मी a glass of water। मेरे लिए पानी, एक गिलास पानी लेकर आओ, मेरे लिए गिलास पानी लेकर आओ। The master said to his servant, bring me a glass of water। तो भैया मास्टर तो मालिक तो हमेशा नौकर को ऑर्डर देता है, सीधी सी बात है। मालिक ने कहा, स्वामी ने कहा नौकर से, जाओ भैया मेरे लिए गिलास पानी लेकर आओ, तो ऑर्डर दे दिया, बना दीजिए। The master ordered his servant to bring him। मी को जज करेंगे मास्टर में, मी जाएगा सीधा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास। मास्टर क्या है? ही और ही का ऑब्जेक्ट हिम। अ ग्लास ऑफ वाटर। तो प्यारे बच्चों, इंट्रोड्यूटिव सेंटेंस कुछ इसी तरह से बनते हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहूंगा, वो भी आसानी है, समझ लीजिए। She said to his boss, you know बॉस जिसके अंडर में हम काम करते हैं, जो हमारे सीनियर होता है, जो बॉस होता है, जो हमें सैलरी देता है। She said to his boss, sorry, her boss, his boss नहीं, her boss आएगा, sorry, her boss। She said to her boss, let me go home now।
सर मेरा टाइम हो चुका है, सब वर्कर जा चुके हैं, क्या मैं भी घर जा सकती हूँ? तो यहाँ पर बच्चों सी ने अपने बॉस से रिक्वेस्ट की है कि सर क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? तो सी रिक्वेस्टेड हर बॉस टू लेट, देखो चेंज करेंगे सी में, सॉरी सी का ऑब्जेक्ट हर, लेट के बाद ऑब्जेक्ट टू किस आता है क्या है बच्चों? टू लेट हर गो होम नाउ का देन। बेटा प्यारे बच्चों लेट के बाद में हमेशा लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये बात कभी नहीं भूलना, आपको ध्यान रखना है। लेट हमारे ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा, नॉमिनेटिव या पजेसिव का नहीं होगा। इसे नोट करना चाहते तो कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों मैं समझता हूँ आपके लिए आज के लिए इतना टॉपिक काफ़ी होगा। तो मेरे साथ मेरे चैनल में सुपर कंडीशन बने रहिए और ऐसे ही इस टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे, क्योंकि अभी इसमें लेटेस्ट वाले सेंटेंस रह चुके हैं, इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।